नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राघव समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने बताया था भाषा दृष्टि की हमारे यहाँ पब्लिकेशन से, समसामयिक घटना चक्र के पब्लिकेशन से एक नई पुस्तक जो चित्रात्मक प्रस्तुति है, क्या है, चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में आपके सामने आई है। उसमें हमने अभी आपको वर्णमाला का टॉपिक पढ़ाया, कितने सरलतम ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। मित्रों, ये जो है ये चित्रात्मक जो प्रस्तुति की पुस्तक है, ये बहुत पतली है, मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा ले लीजिए, क्योंकि ये पुस्तक इतनी पतली है और चित्रात्मक ढंग से चीजों का समावेश किया गया है, रुचिकर ढंग से आपको विषय को रुचिकर बना के समावेश किया गया है। हजारों घंटे इस पुस्तक को बनाने में लगे हैं ताकि आपके हजारों घंटे बच सके। कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत सारी चीजें, सामान्य हिंदी का पूरा जो है समावेश किया गया है, अपितु सामान्य हिंदी ही नहीं, साहित्य के प्रश्नों को लिया गया है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने वर्णमाला का टॉपिक पढ़ाया, इसकी क्रम में हम लोग आज जो है उसके आगे का भाषा का वर्गीकरण, हिंदी भाषा और उसका वर्गीकरण, उसी टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा, सेकंड टॉपिक है जो है हमारा, क्या है, विभिन्न भाषाएं तथा उनके वर्गीकरण। ठीक है, भाषा क्या होती है मित्रों? भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या होती है? अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या होती है? भाषा होती है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का ये वर्गीकरण कैसे हुआ है। देखिए, भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में, अर्थात क्या है, भारतवर्ष में, हमारे भारत देश को भाषा के आधार पे दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। क्या करते हैं? दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है हमारा आर्य भाषा, ठीक है, और दूसरा है हमारा द्रविड़ भाषा। क्या है? द्रविड़ भाषा। इसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं, द्रविड़ भाषा और आर्य भाषा। ये जो आर्य भाषा है ये उत्तरी क्षेत्र की भाषा है। किसकी है? उत्तरी क्षेत्र की। और ये जो है मित्रों दक्षिणी क्षेत्र की भाषा है। कहाँ की? दक्षिणी क्षेत्र की भाषा है। अब देखिए मित्रों, ये उत्तरी क्षेत्र जो हम लोग है, उत्तरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? भारतीय आर्य भाषा। जो हमारी आर्य भाषा है ये उत्तरी क्षेत्र की भाषा है। भारतीय मतलब भारतवर्ष, ठीक है। अब आर्य भाषाएं कहने का मतलब उत्तरी क्षेत्र की भाषा। अब ये उत्तरी क्षेत्र की भाषा, चूंकि ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की भाषा है, द्रविड़ भाषा है। क्या है? द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी भाषी प्रदेशों में द्रविड़ भाषा की भाषाएं कम पूछी जाती हैं, क्योंकि कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये जो है दक्षिण भारत की भाषा हैं, ये हमारे हिंदी भाषी प्रदेशों में इन यहाँ से प्रश्न कम उठते हैं। प्रायः हम लोग उसके विकास क्रम में जब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में, तो हम लोग जो है आर्य भाषा को ही आधार बनाते हैं और आर्य भाषा का ही विकास क्रम से ही प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए, आर्य भाषा का जो विकास क्रम है उसको तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अर्थात प्राचीन जो है आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषाएं। ये तीन प्रकार इसका विकास क्रम है। और जो द्रविड़ भाषा है, ये द्रविड़ भाषा का विकास क्रम आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, ये कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इसका जो विकास हुआ है दक्षिण वाले का, द्रविड़ भाषा का, इसका जो है विकास हुआ है आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत। ठीक है, तो मित्रों समझने का आप लोग प्रयास करिए। भाषा बहुत सरल है। ठीक है, बहुत मित्रों का हमारे कमेंट आ रहा था, सर भाषा समझ में नहीं आती, सर भाषा समझ में नहीं आती। हम आपको सरलतम रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा उत्तर क्षेत्र है, क्या है? उत्तरी क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र में आर्य भाषा को तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक आर्य जो है आर्य भाषा के अंतर्गत हम लोग द्रविड़ परिवार की भाषा का अध्ययन करते हैं। तो मित्रों देखते हैं, अब हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन आर्य भाषा को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। ठीक है, इसका टाइम पीरियड हम निर्धारित करते हैं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी कि आप देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद ही जो है भारत के जो टाइमिंग है, आज जो है आर्य भाषा का विकास क्रम लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? गौतम बुद्ध का। और आचार्य महावीर जो है, आचार्य महावीर का जन्म हुआ था। ये कौन महावीर? ऋषभदेव। ऋषभदेव, आज इनको आचार्य ऋषभदेव भी कहा जाता है। ठीक है, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। क्या थे? जैन धर्म के प्रवर्तक थे। गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। तो यानी कि 6वीं शताब्दी में आप देख रहे हैं मित्रों कि दो बड़े महापुरुषों का जन्म हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हमारी संस्कृत के रूप में है, बौद्धिक और लौकिक के रूप में विभाजित है, इसके ठीक बाद कौन सी आएगी? पाली भाषा आएगी, जो हमारी मध्यकालीन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत में हमारे जो है संहिता लिखी गई है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं। ठीक है, और साथ में वेद लिखे गए हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद है। फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद क्या है? मंत्रों का संकलन है, ऋचाओं का संकलन है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित बातों का जिक्र है। और सामवेद भारतीय संगीत को समर्पित है। अर्थात भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहां से होती है? सामवेद से होती है। और अथर्ववेद, यज्ञ अथर्ववेद में क्या है? इसमें भी मंत्रों का शकल है। पिप्पलाद और शौनक, दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है। एक पिप्पलाद जो है, इसकी क्या है? इसका भेद है। ठीक है, अब देखिए, वैदिक संस्कृत में कुल 52 वर्ण थे मित्रों। कितने थे? 52 जो है थे, 52 वर्ण आ रहे हैं। अब जरा यहां से देखिएगा, संस्कृत वर्णमाला में और हिंदी वर्णमाला में थोड़ा अंतर समझिएगा। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला। देखिए, अब अंतर दोनों में क्या है? यहाँ पे लिखा जा रहा है संस्कृत वर्णमाला में 52 वर्ण थे, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन थे। और हिंदी में भी कितने वर्ण हैं? 52। और संस्कृत में भी 52। अंतर क्या है? स्वरों में। हिंदी में कितने स्वर माने गए हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर 11 माने गए हैं। और यहाँ पे स्वर कितने हैं? यहाँ पे 13 स्वर हैं। 13 स्वर हैं, अर्थात इसमें 2 स्वर कौन से बढ़ रहे हैं? इसमें 2 स्वर बढ़ रहे हैं। एक जो है बढ़ रहा है बड़ी री। छोटी री को तो माना ही गया है, एक बड़ी री जो हिंदी में नहीं मानी गई थी। बड़ी री और ली, ये 2 वर्ण हैं जो संस्कृत में अतिरिक्त जुड़ जाते हैं। हिंदी में इनका जिक्र नहीं है, परंतु संस्कृत भाषा में संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला में उच्छिप्त वर्णों का जिक्र नहीं है। ठीक है, उच्छिप्त जिसको हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण वर्ण कहते हैं, ये जो है ये संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आते हैं। अर्थात डा और ढा संस्कृत वर्णमाला में नहीं आते हैं मित्रों। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण में इनको उच्छिप्त वर्ण के अंतर्गत डा और ढा को रखा गया है। स्वरों की संख्या 11 है, परंतु संस्कृत व्यंजन में, संस्कृत वर्णमाला में ली और ली के रूप में 2 स्वर क्या है? अतिरिक्त हैं। ठीक है, अब देखिए, लौकिक संस्कृत पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्रारंभ होता है। लौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता और उपनिषदों की बात होती है। तो लौकिक संस्कृत में मित्रों रामायण, महाभारत लिखे गए हैं, ग्रंथ भी हैं। अब रामायण किसने लिखा? आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा, और महाभारत वेद व्यास ने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लौकिक संस्कृत के अंदर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ आते हैं, और वैदिक संस्कृत के अंदर वेद का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हमारे होते हैं, इनका जिक्र है। ठीक है, और इसके बाद जो है वैदिक संस्कृत में वर्णों की संख्या 52 है, जैसा कि हिंदी में है, परंतु जो है स्वरों की संख्या कितनी है? इसमें स्वरों की संख्या जो है संस्कृत भाषा में मित्रों 13 है, और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, अब हम लोग जो है प्राचीन आर्य भाषाओं के बाद प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हमने पढ़ा। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे मध्य भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि जैसे हमने अभी आपको बताया कि भाषा को 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। किसको? भारतीय आर्य भाषा को। भारतीय आर्य भाषा को, भारतवर्ष की जो भाषाएं हम लोग पढ़ते हैं उसको 2 भागों में हमने बांटा, एक उत्तरी, दूसरा दक्षिणी। दक्षिणी मतलब द्रविड़। अब उत्तरी आर्य भाषा को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जैसा कि विभाजन आपके सामने है,
दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा। अब मध्यकालीन आर्य भाषा में मित्रों हम लोग समझेंगे ये क्या है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका विभाजन हम लोग देखेंगे, इसका विभाजन जो है इसका टाइम पीरियड क्या है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब इसका विभाजन 3 भाग में है, एक है पाली भाषा के रूप में जिसको हम लोग प्रथम प्राकृत कहते हैं, दूसरा विभाजन है इसका प्राकृत भाषा के रूप में जिसको द्वितीय प्राकृत कहते हैं, और तीसरा विभाजन है अपभ्रंश भाषा में जिसको हम लोग तृतीय प्राकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत। अब देखिए पाली भाषा, इसका ये पाली भाषा क्या है गौतम बुद्ध की भाषा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका टाइम हम कैसे निर्धारित करें? देखिए ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में ये तीनों भाषाएं आती हैं और इकट्ठा टाइम पीरियड दे दिया गया है 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है 500 ईसा पूर्व से। कितना है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी। मध्य भारतीय आर्य भाषा क्या है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो हम लोग इसका निर्धारित करेंगे 500 BC, BC मतलब ईसा पूर्व, BC का मतलब क्या है ईसा पूर्व, 500 BC से 1 AD यानी 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी संग ये क्या है ये पाली भाषा है। क्या है? पाली भाषा का टाइम है। क्या है मित्रों? पाली भाषा का टाइम है। और पाली भाषा को क्या कहते हैं? मध्य देश की भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य देश की भाषा मित्रों कहते हैं, मध्य देश की भाषा, ठीक है मध्य देश की भाषा भी कहते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा भी है ये जो है पाली भाषा। क्या है? पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा भी है। इसको भी समझिएगा, प्रथम देश भाषा भी इसको कहते हैं। प्रथम देश भाषा के नाम से भी ये जानी जाती है। कौन? पाली भाषा। इसको प्रथम देश भाषा भी कहा जा सकता है। बौद्ध ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक अर्थात त्रिपिटक, गौतम बुद्ध के त्रिपिटक ग्रंथ भी किसमें लिखे गए? त्रिपिटक ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए। किसमें? पाली भाषा में। पाली भाषा में त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए। और क्या लिखे गए? विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया। किसमें? विशुद्धिमग्ग ये किससे लिखा गया? बुद्ध घोष का। ये किसका लिखा गया? बुद्ध घोष का। ये किसमें है? ये भी मित्रों ये किसमें है? बुद्ध घोष का। ये भी मित्रों किसमें है? पाली भाषा में है। कहने का मतलब ये है कि प्रथम देश भाषा है, त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए, मध्य देश की भाषा है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश भी दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था मित्रों। पाली भाषा में सारनाथ में उपदेश भी दिया था, ठीक है। एक रचना बुद्ध घोष की और है, एक रचना जो है उन्होंने और है वो है अट्टकथा। क्या है? अट्टकथा। ये भी ग्रंथ उनका किसमें है? पाली भाषा में है। विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष का अट्टकथा ये जो है ये क्या है? ये सब पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। किसमें लिखे गए हैं? पाली भाषा में। प्रथम उपदेश सारनाथ में गौतम बुद्ध ने दिया था, ठीक है। जो उनके साहित्यिक ग्रंथ हैं, उस साहित्यिक ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है गौतम बुद्ध के, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। मित्रों ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पाली भाषा का हमने टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया 500 से 1 ईसा पूर्व, 500 से 1 ईस्वी सन, ईसा पूर्व नहीं 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक। ईसा पूर्व और ईस्वी सन का निर्धारित मित्रों कैसे करते हैं? हम ईसा मसीह को जन्म का आधार मानते हैं 1 AD, अर्थात इस जो है ईसा मसीह का जो जन्म 1 ईस्वी में जो हुआ था उसके पूर्व जो है ईसा पूर्व होता है, और जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद वो क्या होता है? ईस्वी सन होता है, ठीक है। तो 500 BC से 1 ईस्वी सन अर्थात 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक ये क्या थी? पाली भाषा थी, ठीक है। अब जो है मित्रों इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिएगा थोड़ा सा, चूंकि महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ग्रंथों के नाम भी लिखे हुए हैं, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं मित्रों। आगे दूसरी भाषा का हम लोग
अध्ययन करेंगे। दूसरी भाषा है हमारी प्राकृत भाषा। क्या है? दूसरी भाषा है हमारी प्राकृत भाषा। इसका हम लोग टाइम पीरियड निर्धारित करते हैं, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक। तो अब 1 ईस्वी सन से अर्थात 1 AD से 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक यानी 1 ईस्वी सन से 500 AD तक की जो हमारी क्या आई है? प्राकृत भाषा आई है। क्या आई है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा क्या है मित्रों? प्राकृत भाषा की जो व्याकरण थे, प्राकृत भाषा का व्याकरण किसको कहा जाता है? वर रुचि को प्राकृत का क्या कहा जाता है? प्राकृत का व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण। ठीक है, जो वर रुचि थे, आचार्य वर रुचि, उन्होंने जो है प्राकृत भाषा का पहला व्याकरण लिखा है, व्याकरण कहा जाता है। ये जो है प्रथम जो है व्याकरण लिखा, किसमें लिखा? प्रथम व्याकरण लिखा। ठीक है, प्रथम व्याकरण लिखा है जो है किसने? वर रुचि ने। इनको व्याकरण 4 कहते हैं, व्याकरण 4। ठीक है, यहां देख लीजिए, लिख देते हैं, व्याकरण 4 कहते हैं। ठीक है, यानी वर रुचि ने, इनका ग्रंथ कौन सा है? वर रुचि का प्राकृत भाष। प्राकृत भाष जो है इनका ग्रंथ है, क्या है? प्राकृत भाष इनका ग्रंथ है। क्या है? प्राकृत भाष इनका ग्रंथ का नाम है। किसका? वर रुचि का। अर्थात प्राकृत भाषा में प्रथम व्याकरण किसने लिखा? वर रुचि ने लिखा। किसने लिखा? वर रुचि ने लिखा। ठीक है, प्राचीन नाट्य शास्त्र का जो ग्रंथ है आचार्य भरत मुनि का, सबसे पहले जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में। किसमें? भरत मुनि का ये ग्रंथ है जो रस को समर्पित है। भरत मुनि का, आचार्य भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र उनका जो ये ग्रंथ है, ये जो है इस ग्रंथ में प्राकृत भाषा के चिन्ह मिलते हैं, अर्थात प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। जी। ऋग्वेद का संबंध, कहने का मतलब ये है कि ऋग्वेद के बाद वेदों की जो उत्पत्ति हुई है, वेदों की जो उत्पत्ति की बात होती है, हम लोग प्राचीन भारतीय भाषा में कहते हैं। मध्यकालीन भाषा में हम लोग 3 भाषाएं आती हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जिसमें प्राकृत भाषा में आप देख रहे हैं कि प्रथम व्याकरणाचार्य वर रुचि थे। ठीक है, इसका टाइम पीरियड हमने बता दिया 1 ईस्वी सन से 5। भरत मुनि ने भी अपने नाट्य शास्त्र में इनका प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। जैन साहित्य पूरा किसमें है? प्राकृत भाषा में है। किसमें है? जैन साहित्य। आप देख सकते हैं जैन साहित्य भी किसमें लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में। हेमचंद्र को प्राकृत का क्या कहा जाता है? पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र को आचार्य जैन मुनि थे, आचार्य थे, ये जैन धर्म के थे। ठीक है, तो ये जो है हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? हेमचंद्र को ये प्राकृत का पाणि क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, पाणिनि। प्राकृत का पाणिनि कौन था? ये हेमचंद्र को कहा जाता है। ये भी जैन साहित्य, ये भी जैन ग्रंथ जो है कवि थे। कौन थे? जैन कवि थे, जैन आचार्य थे, कवि भी थे और आचार्य भी थे। जैन आचार्य हेमचंद्र का एक ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है व्याकरण के लिए, हेमचंद्र शब्दानुशासन जो है आचार्य हेमचंद्र का ग्रंथ है। इनको प्राकृत का क्या कहा जाता है? पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है? हेमचंद्र को प्राकृत का पाणि कहा जाता है। ठीक है, एक जो है जैन कवि और हैं, एक जैन कवि बड़े प्रसिद्ध हैं, वो हैं हाल कवि। कौन है? हाल कवि। उनकी गाथा सप्तशती है। गाथा सप्तशती ये भी किसमें है? ये भी जो है प्राकृत भाषा में है। किसमें है? प्राकृत भाषा में। ये हाल कवि का है। ठीक है, ये हाल कवि का है। जी। प्रवर सेन का सेतु बंधु भी है। एक ग्रंथ हम आपको और बता रहे हैं प्राकृत भाषा में, प्रवर सेन का। किसका? प्रवर सेन का, आचार्य प्रवर सेन का। ये क्या, कौन सा ग्रंथ है? सेतु बंध जो है ये ग्रंथ भी किसमें है? ये ग्रंथ भी जो है प्राकृत भाषा में है। किसमें है?
प्राकृत भाषा में है। कहने का मतलब यह है कि प्राकृत भाषा का एक विराट स्वरूप है, विराट रूप है उसका, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में इसका प्रयोग किया। पूरा का पूरा जैन साहित्य किसमें लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत भाषा का जो टाइम पीरियड है 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन तक है, ठीक है। वर रुचि का एक ग्रंथ है प्राकृत भाष। प्राकृत भाष जो है वर रुचि का, इनको जो है प्रथम व्याकरण की उपाधि दी गई है। किसको? वर रुचि को। किसको दी गई है? वर रुचि को। तो आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए मित्रों, इसका आप लोग ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, ताकि आपको रचनाएं और उसमें प्राकृत भाषा के अंदर कौन कौन से बिंदु हैं आपको याद रहेगा मित्रों। तो चलिए उसके बाद हम लोग इसको हटा देते हैं। इसको बाद हम लोग अब तीसरी भाषा जो हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत रखी गई है वो क्या है? अपभ्रंश भाषा। वो कौन सी है? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का टाइम क्या है? देखिए पाली भाषा का जो हमारा टाइम था, पाली भाषा का हमारा 500 से 1 ईस्वी सन तक, 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन तक हमारा प्राकृत भाषा का था। किसका था? प्राकृत भाषा का। और 500 ईस्वी सन से इसका टाइम हमारा क्या होगा? 500 ईस्वी सन से 1000 एडी तक का हमारा टाइम क्या होगा? हमारा अपभ्रंश भाषा का होगा। किसका होगा? अपभ्रंश भाषा का होगा। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? वल्लभी के जो राजा थे, कौन थे राजा? धारसेन द्वितीय के शिलालेख से माना है। द्वितीय के शिलालेख, ठीक है। ये किसके द्वारा माना गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो अपभ्रंश भाषा का प्रथम प्रयोग है, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में जिक्र किया है कि धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग हुआ है सबसे पहले जो है, ठीक है। आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आचार्य दंडी ने आभीरों की भाषा कहा है। क्या कहा है? आभीरों की भाषा कहा है। क्या कहा है? आभीरों की भाषा कहा है। किसको कहा है? अपभ्रंश भाषा को। अपभ्रंश भाषा को आभीरों की भाषा किसने कहा है? आचार्य दंडी ने। अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत सिद्ध साहित्य क्या लिखा गया है? सिद्ध साहित्य, ठीक है मित्रों। सिद्ध साहित्य, सिद्ध कौन थे? सिद्ध 84 सिद्ध से पूर्वी भारत में इनका प्राकट्य हुआ था, ठीक है। अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो है, ठीक है, इनका आविर्भाव हुआ था। ये पूर्वी भारत में थे, ठीक है। सिद्ध साहित्य पूरा किस में लिखा गया है? आपका अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। उसके बाद नाथ साहित्य भी, ये कितने थे? 9 नाथ थे, ठीक है। भाग मछिंदर गोरख आया, मछेंद्र नाथ एवं गोरखनाथ इनके जो है प्रवर्तक थे, ठीक है। नाथ साहित्य भी किसमें लिखा गया है? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। अर्थात जो है सिद्ध साहित्य हो, नाथ साहित्य हो, जैन साहित्य भी अपभ्रंश भाषा में है। प्राकृत भाषा में भी है और अपभ्रंश भाषा में भी है, ठीक है। जैन साहित्य भी अपभ्रंश भाषा में है और प्राकृत भाषा में भी है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा का पूरा रासो साहित्य आपको कहाँ मिलेगा? रासो साहित्य भी जो है अपभ्रंश भाषा में है। क्या है? अपभ्रंश भाषा में रासो साहित्य भी मित्रों, ठीक है, मिलता है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किसने किया है? सबसे पहले चंड ने। यानी भाषा के रूप में किसमें? अपभ्रंश को भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? भाषा के रूप में जो है किसने प्रयोग किया है? चंड ने। किसने किया है? चंड ने जो है, चंड ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा को भाषा के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है। किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा है अपभ्रंश भाषा को? किशोरीदास वाजपेयी ने, यहां देखिए, किशोरीदास ये हिंदी के व्याकरणविद थे, किशोरीदास वाजपेयी, ठीक है। वाजपेयी ने इसको क्या कहा है? किसको? ऋणा और ऋणा की भाषा कहा है। अपभ्रंश को क्या कहा है? ऋणा की भाषा कहा है। ऋणा की
भाषा, ये किसने कहा है? किशोरीदास वाजपेयी ने। किशोरीदास वाजपेयी जो भाषा जो है हिंदी व्याकरणविद थे, व्याकरण लिखे हैं इन्होंने भी, तो इन्होंने अपभ्रंश भाषा को क्या कहा है? राणा की भाषा कहा है। ठीक है, लेकिन अपभ्रंश भाषा का जो प्रमाणिक प्रयोग मिलता है मित्रों, प्रमाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में। अपभ्रंश भाषा का प्रमाणिक जो प्रमाणिक रूप उसका है क्या है, कहाँ पे मिलता है? ये जो है ये मिलता है पतंजलि के ये जो है महाभाष्य में। कहाँ मिलता है? महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में जो है इसका जिक्र है। किसका? जो है प्रमाणिक रूप से इसका अपभ्रंश भाषा का प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में ये मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि मित्रों ये आप देख रहे हैं इतनी चीजें हैं, इसमें इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने जिक्र किया। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अपभ्रंश भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो फिर से हम एक बार जो है रिवाइज करते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा। हमने पाली के विषय में बताया, इसका टाइम पीरियड क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक, और दूसरा प्राकृत भाषा 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक, और 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन ये क्या है? अपभ्रंश भाषा। ये क्या है? अपभ्रंश भाषा है। ये सब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। क्या है? मध्यकालीन मित्रों आर्य भाषा है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है ये हमारा आ गया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। जैसा कि अभी हमने प्राचीन पढ़ा, मध्य भारतीय आर्य भाषा पढ़ा, अब हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पढ़ेंगे। जब हमने भाषा का विकास क्रम आपको शुरुआत किया तो उत्तर और दक्षिण जो ये द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं, हमने आपको बताया कि द्रविड़ जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं इनका विकास कहाँ हो रहा है? आधुनिक भाषाओं के अंतर्गत हो रहा है। अपितु द्रविड़ परिवार मतलब दक्षिण भारत की भाषा, और भारतीय आर्य परिवार अर्थात आर्य भाषाएं जो उत्तरी क्षेत्र की उत्तर भारत की भाषा। तो हम लोग जो है 2 भागों में बांट के हमने शुरुआत में इसको बांटा था। तो ये जो द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं ये कौन कौन सी हैं? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। ये कहाँ है? ये भारतीय भाषाओं के अंतर्गत ही, भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत ही हम इनका विकास क्रम पढ़ेंगे। अब देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। देखिए भारोपी परिवार की भाषाएं किसमें आती हैं? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसके अंदर आप हिंदी भाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। असमिया ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है। ठीक है, बांग्ला भी पूर्वी क्षेत्र में आता है, ओडिया भी पूर्वी क्षेत्र में, मराठी जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र है, गुजराती पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, पंजाबी भाषा भी क्या है? ये भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंदर इसका विकास क्रम पढ़ेंगे। सिंधी भाषा है, कश्मीरी भाषा है, ये सब भाषाएं कहाँ मित्रों आती हैं? ये आती हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत, जिसका समय है 1000 ईस्वी सन के बाद। 1000 ईस्वी सन के बाद इनका विकास क्रम हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला आते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा। इसमें तो बहुत है, परंतु भारत के अंदर इसमें जो है संथाली भाषा को ही लिया जाता है। क्योंकि भारत की बात हो रही है, हम लोग अब भारतीय आर्य भाषाओं का विभाजन पढ़ रहे हैं मित्रों, इसलिए जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं में तो बहुत है, परंतु चूंकि भारतवर्ष की बात है तो भारतवर्ष के अंदर संथाली भाषा ही इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं में भारतवर्ष के अंदर की जब हम बात करें तो बोडो तथा मणिपुरी भाषा आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? बोडो तथा मणिपुरी भाषा ही जो है आती हैं। किसमें? चीनी तिब्बती परिवार की भाषाओं में। ठीक है मित्रों, तो इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड हम लिख देते हैं, इसमें जो है इसका टाइम पीरियड है आधुनिक भारत का 1000 ईस्वी सन के बाद, 1000 ईस्वी सन के बाद। ठीक है, यानी 1000 ईस्वी सन के बाद जो है ये क्या है? आधुनिक परिवार की, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विभाजन होता है। तो चलो मित्रों हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम आ गई। प्रश्न आपको बहुत यहीं से बनते हैं। आपको प्रश्न देखिए, प्रश्न कहाँ से बनते हैं ये भी आप समझते जाइए। देखिए जो है हम लोग जब विभाजन पढ़ रहे थे तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत भाषा के ही हम लोग जो भाषा का विभाजन संस्कृत से ही पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत भाषा है।
संस्कृत भाषा को ही मित्रों हमने दो भागों में बांटा था, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। संस्कृत के बाद क्रमशः चूंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जैन ऋषभदेव अर्थात जैन मुनि का जन्म हुआ, ठीक है, आचार्य महावीर थे वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म की भाषा, जैन धर्म की भाषा हम लोग मध्यकाल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में यानी 1000 के बाद जो भाषाओं का हमने पढ़ा उसको हमने आपसे जिक्र किया। अब कह रहे हैं अपभ्रंश के भेद। अब अपभ्रंश के हम लोग भेद पढ़ेंगे, अपभ्रंश के भेद और उनकी शाखाएं, अपभ्रंश के भेद उनकी शाखाओं को पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन से अपभ्रंश के भेद है, सौरसेनी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, ब्राचड़ पैशाची अपभ्रंश है, ब्राचड़ अपभ्रंश या पैशाची अपभ्रंश दोनों कहते हैं इसको, और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। ये क्या है, ये अपभ्रंश के भेद हैं। अब इन अपभ्रंश के अंतर्गत क्या है, 5 उपभाषाओं का जिक्र होता है। कौन होता है, 5 उपभाषाएं जो प्रमुख रूप से हैं, 5 उपभाषाएं, ठीक है। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये जो है अपभ्रंश के अंदर 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, ठीक है, 17 बोलियां आपको आती हैं किसमें, अगर हम लोग दक्षिणी की भी बात करें, किसकी, दक्षिणी की भी बात करें तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 18। यदि हम दक्षिणी की बात करें तो 17 + 1 हो जाता है तो 1 हो जाता है। अभी तो कुछ ही भाषाविदों ने दक्षिणी को माना है, ठीक है। अब देखिए 5 उपभाषाओं में कितनी बोलियां निकली, 17 बोलियां या 18 बोलियां जो है निकली हैं। इसके अतिरिक्त भी जो है भाषा का विकास का हम लोग पढ़ेंगे कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी, एक तो उपभाषा पश्चिमी, 5 उपभाषाएं हमारी कौन कौन सी हैं मित्रों, पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए। 5 उपभाषाओं में हमारी जो है पहली उपभाषा है वो क्या है, पश्चिमी उपभाषा है, अर्थात पश्चिमी हिंदी। क्या कहते हैं, पश्चिमी हिंदी, ये पहली उपभाषा है। दूसरी हमारी आती है मित्रों, दूसरी क्या है, राजस्थानी आती है। क्या है, राजस्थानी हिंदी आती है, राजस्थानी हिंदी। तीसरी हमारी कौन सी है, तीसरी हमारी आती है पूर्वी हिंदी। क्या आती है, पूर्वी हिंदी, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, पूर्वी हिंदी के बाद हम लोग देखते हैं कि बिहारी हिंदी भी आती है। क्या आती है, बिहारी, और इसके बाद पहाड़ी हिंदी भी इसमें आती है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो 5 उपभाषाएं हैं, क्या हैं, ये 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी। ये 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हम लोग 17-18 यानी 17 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 17 तो आती हैं, दक्षिणी को भी कुछ भाषाविदों ने माना है, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो गई है, 18, ठीक है। और इसके अतिरिक्त राजस्थानी है, गुजराती है, पहाड़ जो है मध्यवर्ती भारत है। यानी सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी जो है भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है, कौन कौन सी भाषाओं का आविर्भाव हुआ है, उसका भी हम लोग विभाजन पढ़ते हैं। 5 उपभाषाएं तो आपकी है ही हैं प्रमुख रूप से, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हो रही है। किससे उत्पन्न रही, प्रश्न यहां से पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है आपसे मित्रों कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति कहां से होती है, तो आपको बताना पड़ेगा सौरसेनी अपभ्रंश से। यदि इसी को घुमा दिया जाए, अब देखिए पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंदर जो है हमारी 6 बोलियां आती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए खड़ी बोली की उत्पत्ति, आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो भी आपको बताना पड़ेगा कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। यदि पूछ लेगा ब्रज भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है, चूंकि सौरसेनी। अब ये ब्रज भाषा खड़ी बोली क्यों सौरसेनी से हम बता रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंदर इन बोलियों का समावेश है। हम आगे आपको बताने वाले हैं, आगे आपको इसका विस्तृत जो है बताएंगे। राजस्थानी के अंदर भी 4 बोलियां हैं, इसका भी आपको विभाजन। तो कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ ये है कि सौरसेनी अपभ्रंश से किस किस उपभाषा की उत्पत्ति हुई है, इसको देख लीजिए। जैसे पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति है, राजस्थानी की है, पहाड़ी, यानी ये 3 उपभाषाएं तो सौरसेनी अपभ्रंश से ही उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त गुजराती भाषा है, ठीक है, या मध्यवर्ती भारत की भाषाएं हैं, इनकी भी उत्पत्ति कहां से मित्रों हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। अब मागधी अपभ्रंश की मैं बात करूं तो बिहारी उपभाषा कहां से हुई है, मागधी अपभ्रंश से हुई है। इसके अतिरिक्त मित्रों बंगला है, उड़िया, इसको ओडिया भी कहते हैं कहीं कहीं, ठीक है। इसके बाद असमिया,
पूर्वी भारत की भाषाएं, ये भी क्या हैं, ये मित्रों मागधी अपभ्रंश भी, इनका भी आविर्भाव हुआ है। अब अर्धमागधी अपभ्रंश की हम बात करें तो ये पूर्वी हिंदी क्या है, उपभाषा है, क्या है, उपभाषा है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हुई है। अब देखिए मध्य पूर्वी भारत की जो भाषाएं हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश मित्रों हुई है। अब देखिए ब्राह्मण अपभ्रंश, पैशाची ब्राह्मण अपभ्रंश की हम बात करते हैं तो सिंधी भाषा है, लहंदा भाषा है, पंजाबी भाषा है, या भारत के पश्चिमोत्तर भारत की जो भाषाएं हैं उन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पैशाची या पैशाची ब्राह्मण पैशाची अपभ्रंश इनकी उत्पत्ति हुई है। मराठी और दक्षिण भारत की जो हमारी भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है मित्रों, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से आपकी मराठी और दक्षिण भारत की भाषाएं उत्पत्ति हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे 1 2 3 4 5 हमने अपभ्रंश के 5 भेद मित्रों आपको बताएं, और उन 5 भेदों में हमने आपको 5 उपभाषाओं का विभाजन किया, और 5 उपभाषाओं के अतिरिक्त और भी भाषाओं का विकास किस किस अपभ्रंश से हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न आपको यहां से 100% मिलेगा परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब उसके बाद हम लोग भाषाओं के उपभाषाओं का और बोलियों से क्या संबंध है उस पे देखते हैं कि कौन सी उपभाषा से कौन सी बोली का आविर्भाव हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, अब ये देखिए अभी हमने इसके पूर्व की जो है, इसके पहले हमने जो है देखिए जिक्र किया था, यहाँ पे आपको 5 उपभाषाएं, वही आपको 5 उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां निकलती हैं ये हम आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ये पुस्तक बड़ी अच्छी प्रस्तुति है, चित्रात्मक प्रस्तुति है, ताकि आपको विस्मृत नहीं होगा, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सब चीजें बनी हुई हैं। अब देखिएगा हिंदी की उपभाषा तथा इसका बोलियों का अभ्यास अपभ्रंश की विभिन्न अवस्थाओं या शैलियों से हुआ है। किससे हुआ है, विभिन्न अवस्थाओं या शैलियों से। अब देखिए शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां, शौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी, देखिए एक तो पश्चिमी हिंदी निकली है उसकी बोलियां देख लीजिए, एक पहाड़ी हिंदी निकली है उसके अंदर कौन कौन सी बोलियां हैं, ठीक है, और एक राजस्थानी उपभाषा है। ये 3 उपभाषाएं हैं, क्या है, ये 3 उपभाषाएं हैं, और इन 3 उपभाषाओं के अंदर बोलियों का हम लोग जिक्र करेंगे। अब देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी हमारी बोली है, एक तो ब्रज भाषा है, ब्रज का मतलब ब्रज भाषा, बुंदेली बोली है, कौन सी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ठीक है, कौरवी या खड़ी बोली, इसको वर्नाक्यूलर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्नाक्यूलर भी कहा जाता है, खड़ी बोली भी कहा जाता है, वर्नाक्यूलर भी कहा जाता है, कौरवी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है, ये भी किसमें है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। मिलको हरियाणवी को बांगरू भाषा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बांगरू भाषा भी कहते हैं। ये भी क्या है, पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत ये बोली है। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 जो है बोलियां तो बिल्कुल कन्फर्म है, परंतु विद्वानों के अनुसार ध्यान दीजिएगा, विद्वानों के अनुसार दक्षिणी हिंदी भी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। और जो है विद्वानों के अनुसार क्या माना जाता है, हमने आपको बताया कि दक्षिणी, कुछ भाषाविद दक्षिणी को भी इसमें मानते हैं। तब टोटल कितनी इसकी संख्या हो जाएगी, 5 की जगह में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी। ये दक्षिणी कहाँ है, हैदराबाद मित्रों, हैदराबाद, ठीक है, और ये जो हैदराबाद के आसपास जगह, अर्थात हैदराबाद के आसपास जो है इसका क्या है, इसका प्रचलन है। ठीक है मित्रों। अब देखिए अब इसके बाद हम लोग दूसरी भाषा हमारी उपभाषा आती है। अब थोड़ा सा इसकी विशेषताओं पे ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ओकार बहुला, यहाँ लिखा हुआ है आकार बहुला। ये भाषा की विशेषता है कि कौन भाषा किस रूप में है होती है। देखिए ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी भाषा की विशेषता क्या है, ओकार बोला। जैसे ब्रज की खइहों, जइहों, सोइहों, ठीक है, ये ब्रज क्षेत्र का जो है ना ये ओकार बहुला है, यानी शब्द के अंत में ओ शब्द का ज्यादातर प्रयोग होता है। और आकार बहुला क्या होती है, खड़ी बोली और हरियाणवी। आकार वाला क्या होती है, खड़ी बोली और हरियाणवी। ये भाषा की विशेषताओं के संबंध में है कि ये पूछता है परीक्षाओं में। ब्रज भाषा की विशेषता है ओकार बहुला, उकार बहुला, ठीक है। इस प्रकार से मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये चित्रों के माध्यम से हम आपको समझाने का, पूरा भाषा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब मित्रों देखिए दूसरी उपभाषा है हमारी पहाड़ी उपभाषा। क्या है,
पहाड़ी उपभाषा। अब पहाड़ी उपभाषा के अंदर कौन कौन सी आ रही हैं, दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक पश्चिमी पहाड़ी और दूसरा मध्यवर्ती पहाड़ी। अब मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमायूं और गढ़वालों का जिक्र है। कुछ विद्वान इसे खस अपभ्रंश से भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं, यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से तो प्रमाणित है ही है, कुछ विद्वान खस अपभ्रंश से भी पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति मानते हैं। अब तीसरा हमारा आता है वो जो है राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा को हम लोग कहते हैं टावर की, अर्थात राजस्थानी जबकि जानते हैं वीरों की भूमि है, जैसा कि सबको पता है, ठीक है। और वीर रस का प्रधान कहा कौन सा है, टा वर्ग, टा ठा डा ढा अणा, यानी टा वर्ग जो होता है ये जो है क्या है, ये जो है ओज गुण को समर्पित वर्ण है ये टा ठा डा। और माधुर वर्ण क्या होते हैं, माधुर वर्ण ओष्ठ होते हैं, क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। ओष्ठ वर्ग जो होते हैं, ओष्ठ से पा वर्ग जो होता है प्रायः वो क्या होता है, माधुर वर्ण होता है। तो टा वर्ग बहुलक का मतलब चूंकि राजस्थान का क्षेत्र है, वीरों की भूमि है ये, ठीक है। अब देखिए ये हम राजस्थानी हिंदी जो है, जो राजस्थानी जो है उपभाषा है, इसमें 4 भागों में इसको बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सी इसके अंदर बोलियां मित्रों आएंगी, पश्चिमी हिंदी की जब मैं बात करूं तो मारवाड़ी आती है। मारवाड़ी सब लोग को पता है ये किसकी है, मीराबाई ने अपना साहित्य लिखा है मारवाड़ी भाषा में, ठीक है। मीराबाई का जो साहित्य है मारवाड़ी भाषा में है। पश्चिमी राजस्थानी का क्षेत्र है ये, क्या है, पश्चिमी राजस्थानी मतलब मारवाड़ी भाषा, ठीक है। और पूर्वी राजस्थानी का मतलब क्या है, जयपुरी। जयपुरी जो है आप देखिएगा, जयपुरी या ढूंढाली, क्या है जयपुरी, जयपुरी का एक नाम क्या है, ढूंढाली भी है, क्या है, जयपुरी का एक नाम ढूंढाली भी है। अब देखिए तीसरा है हमारा, तीसरी बोली है दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी में कौन सी भाषा बोली जाती है, मालवी। दक्षिणी जो है राजस्थानी में मालवी, और उत्तरी राजस्थानी में मेवाती बोली जाती है। क्या बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है। तो कहने का मित्रों तात्पर्य यह है कि सौरसेनी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां हैं इसका हमने आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। मित्रों आगे चलते हैं हम लोग, आगे अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की उपभाषा और बोलियां, ठीक है। अब देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी पूर्वी हिंदी उपभाषा है। पूर्वी हिंदी जो है उपभाषा वो किससे उत्पत्ति हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे उत्पत्ति हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब मित्रों पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब देखिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां कहां से आती हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ में प्रचलित बोलियां हैं, कहां है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचलित बोलियां हैं। छत्तीसगढ़ क्यों, क्योंकि इसके अंदर छत्तीसगढ़ी भी है बोली, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं मागधी अपभ्रंश से। किससे, मागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां, यानी जो है बिहारी हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है मित्रों, बिहारी हिंदी की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, मागधी अपभ्रंश से हुई है। और इसके अंदर का 3 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। ये वही मैथिली है आज जो है किसकी, विद्यापति की। किसकी, विद्यापति। मैथिल कोकिल कहा जाता है किसको, विद्यापति को, ठीक है। देसिल बैना सब जग मिठल, ठीक है। विद्यापति के लोकप्रियता का आधार क्या है, उनकी रचना पदावली, ठीक है। और पदावली किस भाषा में लिखी गई है, मैथिली में लिखी गई है, ठीक है। तो ये क्या है, बोली, मैथिली बोली भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में मित्रों 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैथिली भाषा को भी शामिल किया गया है, ठीक है। और ये बिहारी हिंदी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले व बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, पूर्वांचल, ठीक है, और बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंदर भोजपुरी आती है, मगही और मैथिली, यानी 3 बोलियां आती हैं किसके अंदर, बिहारी हिंदी के अंदर। मित्रों बिहारी हिंदी के अंदर 3 बोलियां आती हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाएं कौन कौन सी हैं। देखिए हमने अभी बताया कि 22 भाषाओं का जिक्र है, इसमें कितनी है, ये
22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लेकिन पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं ही थी। कितनी थी? मूल संविधान में जब हमारा संविधान पर जुड़ा बना तो उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन बाद में देखिए क्या कितनी जोड़ी गई, कौन कौन सी जोड़ी गई? 21वां जब संविधान संशोधन हुआ 1967 में तो सिंधी भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा? अर्थात 14 के बाद कितनी हो गई? 15 हो गई थी। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था तो 3 जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। अर्थात 15 और 3 18 हो गया था। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई तो हमारी इनकी संख्या 18 4 कितनी हो गई? 22 हो गई। कितनी हो गई? 22 हो गई। अर्थात 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं। लेकिन जो है आपको जानकारी होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा को वह जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब देखिए 22 भाषाएं हैं, कौन कौन सी? मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मणिपुरी। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं 11। और इधर देखिए असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली और मलयालम। ये जो है टोटल कितनी है? 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाएं हैं। क्या है? कब कब ये स्वीकृत हुई, कब कब इनमें संशोधन हुआ, हमने चित्रों के माध्यम से मित्रों आपको बताने का प्रयास किया। कभी कभी प्रश्न जो है ना पूछ लेता है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। पूछता है कभी कभी कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो आपको थोड़ा सा ये चीजें याद रखनी पड़ेगी और इन चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको ये विस्मृत नहीं होगा। बस आप इस चित्र को एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, पुस्तक को परचेज कर लीजिए, उसमें देख लीजिए, आपको चित्र के माध्यम से कभी विस्मृत नहीं होगा। क्योंकि हमने बताया था कि मानवीय स्वभाव क्या है, ह्यूमन नेचर, जब आप जानते हैं कि पढ़ी हुई चीजें तो हो सकता है भूल जाएं, लेकिन आंखों से देखी हुई जो विजुअल चीजें होती हैं, जो दृश्य से देखता है, वो काफी समय तक व्यक्ति को याद रहता है मित्रों। तो ठीक है, इस प्रकार हमने आपको आज जो है भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम मित्रों हमने आपको पूरा बताने का प्रयास किया। ठीक है, सरलतम से सरलतम रूप हमने अपने हिंदी दृष्टि पुस्तक के माध्यम से, सामान्य हिंदी के माध्यम से मित्रों आपको समझाने का प्रयास किया। आप उम्मीद करते हैं, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोगों का अगला चैप्टर होगा, अगले चैप्टर में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।